नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी चौथे लॉकडाउन में हैं और निरंतर इसमें वृद्धि होते जा रही है। अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है लॉर्ड सभा। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चौथे पेपर के सिलेबस से है। लॉर्ड सभा, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ पीयर्स के नाम से भी जानते हैं, यह ब्रिटिश विधायिका का द्वितीय या उच्च सदन है। जिस प्रकार भारतीय विधायिका का द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा है, वैसे ही लॉर्ड सभा ब्रिटिश विधायिका का द्वितीय और उच्च सदन है। इसकी सदस्य संख्या अनिश्चित है। इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट जितना आवश्यक समझे उतने सदस्य इसमें नियुक्त कर सकते हैं। इसके सदस्यों में अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों तथा साहित्य, कला, विज्ञान में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही लॉर्ड सभा की सदस्यता सम्राट के द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 1080 है। इसमें 1054 लौकिक और 26 आध्यात्मिक लॉर्ड हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, राजवंश के राजकुमार। राज परिवार के सदस्य होने की वजह से इन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त होती है। इनकी संख्या 4 है। ये सामान्यतः लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग नहीं लेते। दूसरा, वंश परंपरागत पीयर। ये लॉर्ड सभा की कुल सदस्य संख्या के 90% होते हैं। एक बार पीयर हो जाने के बाद ये आजीवन पीयर होते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारी को यह पद प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पीयर्स का अर्थ समान होता है। ये 5 स्तर के होते हैं: ड्यूक्स, मार्क्यूस, अर्ल्स, विस्काउंट्स और बैरन्स। तीसरा, स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर। 1707 के अधिनियम के द्वारा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को एक करके यह व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड के पीयर अपने 16 पीयर लोकसभा के लिए मनोनीत करेंगे, अर्थात प्रत्येक लॉर्ड सभा में भेजेंगे। लेकिन 1963 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड के सभी पीयर लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। चौथा, आजीवन पीयर। 1958 के आजीवन पीयरेज अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक जीवन में ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो अनुभवी भी हैं, उन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। कानूनी लॉर्ड। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। इनकी सदस्य संख्या 9 है। (1876) के अपीलीय अधिनियम के अंतर्गत सदन के न्याय संबंधी कार्यों में सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। आध्यात्मिक लॉर्ड। इनकी संख्या 26 होती है। इनमें कैंटरबरी का आर्क बिशप, लंदन का आर्क बिशप,
डरहम का आर्क बिशप, यार्क का आर्क बिशप, विंटेचर का आर्क बिशप। इसके अलावा अन्य 21 इंग्लैंड की विभिन्न चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। ये न्याय संबंधी कार्य भी देखते हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के अलावा आयरलैंड के पियरों की भी एक श्रेणी होती थी, लेकिन 1801 के आयरलैंड और इंग्लैंड के 1801 के अधिनियम के द्वारा आयरलैंड और इंग्लैंड को एक करके यह व्यवस्था की गई कि आयरलैंड के 28 पियर लॉर्ड सभा के लिए मनोनीत होंगे और ये आजीवन इसके सदस्य बने रहेंगे। लेकिन 1922 में स्वतंत्र आयरलैंड की स्थापना हो जाने के पश्चात आयरलैंड के पियरों का मनोनयन बंद हो गया। लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को सदन में भाषण की स्वतंत्रता है। उनके विरुद्ध सदन में कही गई बात के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार ही किया जा सकता है। यद्यपि लोक सदन के सदस्य जो हैं वो स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से सम्राट तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक विषय पर सम्राट के साथ वार्ता कर सकते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य सदन के बहुमत के विरुद्ध जर्नल्स में अपना विरोध लिखा सकते हैं और विशेषाधिकार के हनन के विरुद्ध अभियोग भी चला सकते हैं। लॉर्ड सभा के अधिकारी और इनकी कार्य प्रणाली। लॉर्ड सभा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है, जो कि मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है। लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, लेकिन इसे लॉर्ड सभा के सदस्यों को नियंत्रित और अनुशासित रखने का अधिकार नहीं है। लॉर्ड चांसलर को मत देने का अधिकार है, लेकिन इसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। लॉर्ड चांसलर इंग्लैंड की न्यायपालिका का भी प्रधान होता है, इसलिए इसके न्याय संबंधी कार्यों को भी देखता है। लॉर्ड सभा की शक्तियां। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा लॉर्ड सभा काफी शक्तिहीन हो गई है। ऑग और जिंक के शब्दों में, आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का भी सदन हो गया है। इसकी शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। विधायी क्षेत्र में अवित्तीय विधेयक सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। और यदि लोग लॉर्ड सभा में पेश किए जाते हैं तो लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार कर 1 वर्ष के लिए कानून बनने से रोक सकती है। और यदि लॉर्ड सभा के द्वारा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है और उसके पश्चात लोक सदन उसे दोबारा पारित कर देती है और इसी बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है, तो सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है, चाहे उसे लॉर्ड सभा ने स्वीकार किया हो या न किया हो। अर्थात विधायी क्षेत्र में लॉर्ड सभा को विधेयक को केवल 1 वर्ष तक रोक सकने का अधिकार है। वित्तीय क्षेत्र में
वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति अत्यंत ही नगण्य है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन में ही पेश किए जा सकते हैं, लॉर्ड सभा में नहीं। लॉर्ड सभा केवल उसे 1 माह के लिए रोक सकती है। 1 माह के पश्चात लॉर्ड सभा उसे अंदर स्वीकार करे या न करे या उसमें कोई संशोधन करे, वह लोक सदन की इच्छा के अनुसार ही पारित माना जाएगा। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से ही लिए जाते हैं और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है। लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, उनके कार्यों पर वाद विवाद और उनकी आलोचना कर सकती है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें सदस्यों को अपदस्थ करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा विधायी और वित्तीय क्षेत्र में तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाने के पश्चात न्यायिक क्षेत्र में भी लॉर्ड सभा की स्थिति अत्यंत ही नगण्य है। लेकिन फिर भी इसमें अनुभवी और विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति होने से इसका महत्व है। धन्यवाद।